2025 के लिए हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स 14 जून से स्टार्ट हो रहा है। 14 जून को आपका ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा। 16 जून से पहले एनरोल करने पे आपको 50% का डिस्काउंट है हमारे इस कोर्स के ऊपर। इस कोर्स में आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसके अंदर स्पेशल अटेंशन दी जाएगी आंसर राइटिंग क्लासेस के ऊपर, क्योंकि आंसर राइटिंग ही डिटरमाइन करती है कि आप फाइनल लिस्ट के अंदर अपना नाम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इन कोर्सेज के अंदर आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्लास नोट फॉलो करने हैं, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, और ये नोट्स मोर देन इनफ रहेंगे दोनों ही स्टेजेस के अंदर एक अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। क्लास के अंदर हम हर एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कराते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका पूरा का पूरा कोर्स फिनिश कराया जाता है। आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है और इसके साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और चाहे आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आंसर राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। 18 जून को आपका ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंदर हम क्लास के अंदर इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक इन 4 पेपर के अंदर मिनिमम 400 स्कोर लेके ही आएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ जो इस कोर्स को करने के बाद आपके मिनिमम आएंगे ही आएंगे। आप इससे ज़्यादा ही स्कोर करके आएंगे। इन क्लासेस के अंदर आपके सारे मेंस के पीवाईक्यूज़ को तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी प्रोबेबल एरियाज़ हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, उन सारे के सारे एरियाज़ को हम तैयार करेंगे। आपको आंसर राइटिंग टेम्पलेट फॉर्मेट में कराई जाएगी ताकि आपको ये पता हो कि किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है और किस तरह से आपको कंक्लूजन फ्रेम करना है। ढेर सारे टॉपिक्स के ऊपर रेडीमेड इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन हम क्लास के अंदर ही तैयार कर लेंगे ताकि आपको इन चीज़ों के ऊपर एग्ज़ाम हॉल के अंदर बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। तो हमारी क्लासेस 18 जून से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप इसके अंदर 18 जून से पहले एनरोल करते हैं तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अराउंड 50% का डिस्काउंट अभी हमारी ऐप के ऊपर चल रहा है। कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हर एक चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर हमें नेशनली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या क्या करना होगा। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ कानून चाहिए होंगे जो कि हमारे फॉरेस्ट को बचा सकें। तो हम देखेंगे कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट किए। दूसरा, हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना या फिर एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल एफर्ट के अंदर अभी हम पॉल्यूशन वाले एक्ट की बात नहीं कर रहे। जो पॉल्यूशन के एक्ट है उसको हम अपनी अगली क्लासेस के अंदर पॉल्यूशन के साथ ही देखेंगे। ठीक है, ताकि वो लिंक बना रहे। तो अभी फॉरेस्ट के अंदर आप देखेंगे, फॉरेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए हमने फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन कर रखी है कि जो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है उसको हम रिजर्व फॉरेस्ट कह देंगे। इस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन अलग से देखनी है, फिर उसके बाद जो इसके लॉज हैं उन लॉज को हमें देखना है। ठीक है, तो चालू करते हैं। फॉरेस्ट को हम क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट के अंदर। कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिनको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, कुछ को प्रोटेक्टेड और कुछ को अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का मतलब है कि इन फॉरेस्ट के ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। जंगलों के अंदर क्या होता है, जंगलों के अंदर जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है या फिर जो भी लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स कह लीजिए, जो भी आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, इनके खुद के कुछ अधिकार होते हैं। जैसे कि इनके इंडिविजुअल राइट होंगे। कोई एक लैंड है, ये उस लैंड के ओनर है, तो उस लैंड के इसके पास इंडिविजुअल राइट हो गया। ऐसे ही फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर कुछ कम्युनिटी राइट्स होते हैं। कम्युनिटी राइट्स का क्या मतलब है कि अगर कोई वाटर बॉडी है तो इस वाटर बॉडी को कौन यूज करेगा। वाटर बॉडी किसी की प्राइवेट ओनरशिप में नहीं आएगी। वाटर बॉडी का मतलब है कि कोई भी उसको इस्तेमाल करे। ग्रेजिंग का ग्राउंड है, ग्रेजिंग का ग्राउंड कोई भी इस्तेमाल करे। अगर कोई फॉरेस्ट रिसोर्स, मान लीजिए कोई पत्ता पेड़ों से गिर रहा है नीचे जमीन पे, वो किसका है, वो किसी एक इंसान का नहीं है, वो कम्युनिटी का है। तो इसीलिए फॉरेस्ट के अंदर आपके कुछ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, कुछ आपके कम्युनिटी राइट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता। जितने भी आपके ये राइट्स हैं, इन राइट्स को बैन किया जाता है अनलेस गवर्नमेंट इशूज एन ऑर्डर एंड अलाउ दोज राइट्स। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल राइट हो, कम्युनिटी राइट हो, वो सारे के सारे बैन होते हैं। अगर गवर्नमेंट को अलाउ करना होगा तो वो कर देगी। तो रिजर्व फॉरेस्ट को हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। टिपिकली ये जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, इन्हीं रिजर्व फॉरेस्ट को आगे जाके हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर भी कुछ रेगुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पे सभी राइट्स दिए जाते हैं अनलेस गवर्नमेंट बैन्स देम। यहाँ पे सभी राइट बैन है अनलेस गवर्नमेंट अलाउज।
यहाँ पे सभी राइट अलाउड हैं अनलेस गवर्नमेंट बैन्स। ये आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। अनक्लासिफाइड में आपकी किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो प्रोटेक्शन की अगर हम टर्म्स में बात करें तो नेशनल पार्क हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली होती है नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क से कम मिली होती है, रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कम। इसीलिए मैंने कहा था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट को आगे फ्यूचर में जाके हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे इनकी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इंक्रीज होता जाएगा। ये तो थे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट के लॉज देखते हैं। देखो, सबसे पहला आपको फॉरेस्ट का लॉ जो देखना है वो अंग्रेजों ने बनाया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि जितने भी इंडिया के फॉरेस्ट हैं, इन फॉरेस्ट के पास ढेर सारे रिसोर्सेज हैं और अंग्रेज इन रिसोर्सेज को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। इनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए इन्होंने क्या करना चालू कर दिया? अंग्रेजों के आने से पहले तक इंडिया के अंदर जो लैंड होती थी, लैंड किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। हर कोई एक लैंड के ऊपर काम कर रहा होता था और ट्रेडिशनल अधिकार उनके माने जाते थे और वो उसी अधिकार के अकॉर्डिंग काम करते रहते थे। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पता था, तो उन्होंने कहा कि जब तक लैंड कमर्शियलाइज नहीं होगी तब तक आप लैंड से पैसे कैसे कमाओगे? आप मतलब अगर किसी लैंड की कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसको कोई खरीदेगा बेचेगा नहीं। अगर कोई खरीदेगा बेचेगा नहीं तो लैंड एक कमर्शियल एंटिटी नहीं बन पाएगी। अंग्रेजों ने आके लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चालू कर दिया, लैंड को कमोडिफाई कर दिया। लैंड अब एक कमोडिटी बन चुकी है और कोई भी कमोडिटी रेंट की जा सकती है। कोई भी कमोडिटी को आप दूसरे आदमी से छीन सकते हो कि अब ये कमोडिटी तेरी नहीं रही, तेरी ओनरशिप इससे खत्म, किसी और की ओनरशिप है। तो इन्होंने लैंड को कमोडिफाई क्यों किया? सो दैट दे कैन कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। इसीलिए आप देखेंगे कि लैंड के अंदर आपको परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी इस तरह के सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लैंड को जब उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चालू कर दिया तो उसके लिए वो सबसे पहले बनाते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जिसके अंदर वो सभी जंगलों को किसके अधिकार में डाल देते हैं? स्टेट के। ठीक है, जंगल अब ट्राइबल्स के अधिकार में नहीं रहे, जंगल किसके हो चुके हैं? स्टेट के हो चुके हैं, जिसके लिए इन्होंने बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 आने के बाद स्टेट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल कर दिया जंगलों के ऊपर। ठीक है, और ये बोला गया कि स्टेट क्यों कंट्रोल ले रहा है? स्टेट इसलिए कंट्रोल ले रहा है सो दैट वो अपने टिम्बर को और जो भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। रियलिटी ये थी कि ये टिम्बर से भी वो पैसा कमाना चाहते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से भी पैसा कमाना चाहते थे। ट्रेडिशनली ये जो अधिकार थे ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी के पास ही होते थे, वहीं पर रहती आ रही है, ट्रेडिशनल रहती आ रही है। लेकिन इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी के पास कोई पेपर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था पेपर? क्योंकि तब तक प्रॉपर्टी कोई कमोडिटी नहीं थी। अंग्रेजों ने आके ये बनानी चालू की थी। ठीक है, इस एक्ट ने डिफाइन कर दिया स्टेट ओनरशिप ओवर फॉरेस्ट एरियाज। इसके साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी अब रेगुलेट होने लग गई। बेसिकली क्या करना चाहते थे वो? इस एक्ट के थ्रू ओनरशिप, कंट्रोल और रेगुलेशन अपने हाथ में लेना चाहते थे, स्टेट कंट्रोल के अंदर लेना चाहते थे, ताकि वो उसको बेच के कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियलाइज कर सके उसको। 19 ये जो आपका 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इस एक्ट ने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। फॉरेस्ट आपके रिजर्व फॉरेस्ट हो सकते हैं, विलेज फॉरेस्ट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ऐसे फॉरेस्ट जो कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। इन फॉरेस्ट के अंदर कोई भी राइट नहीं दिया जाता। राइट कौन सा? इंडिविजुअल राइट या फिर कम्युनिटी राइट इसके अंदर नहीं दिया जाता। इन फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई भी इंसान पेड़ गिराएगा, कोई भी हंटिंग करेगा, ग्रेजिंग करेगा, कोई भी चीज करेगा, तो वो सारी की सारी चीजें ऑफेंस होती थी, जिसके लिए जेल भी भेजा जा सकता था, फाइन भी लगाया जा सकता था। ठीक है, कुछ कुछ केसेस के अंदर लोगों को निस्तर राइट्स दिए जाते थे। यहां से क्वेश्चन किस तरह का आता है? क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कौन सा एक्ट डिवाइड करता है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? रिजर्व फॉरेस्ट हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसके अंदर कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता। ना ही ग्रेजिंग कराओगे, ना ही पेड़ गिराओगे, ना ही हंटिंग करोगे, ना ही फिशिंग करोगे, जबकि हंटिंग फिशिंग आपके कम्युनिटी राइट्स होते थे। ठीक है, लेकिन अब अगर करोगे तो ऑफेंस बन जाएगा, जेल जाओगे, आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ लोगों के राइट्स को, अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया जाता था, और जब इन ट्रेडिशनल अधिकारों को रिकॉग्नाइज करते थे तो इसको निस्तर राइट्स कहा जाता था। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही केसेस के अंदर होता था। तो निस्तर राइट का कॉन्सेप्ट भी आपको
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में देखने को मिलता है। जिनको भी निस्तर राइट मिल जाते थे उनके कैसे अधिकार मान लिए जाते थे कि वो टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं, टिम्बर मतलब वुडी पार्ट जो होता है पेड़ का, फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं, वो कैटल को भी ग्रेज करा सकते हैं और फिशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये राइट्स कब होंगे? देखिए कोई भी फॉरेस्ट है, अब इस फॉरेस्ट को हमें ये बताना है कि ये फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होगा, विलेज फॉरेस्ट होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा, यानी कि हमें इस फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन करनी है। तो अगर किसी फॉरेस्ट को हम रिजर्व फॉरेस्ट क्लासिफाई कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ही जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोगों को निस्तर राइट दे सकती है अगर वो देना चाहे तो, ठीक है। तो ये निस्तर राइट देने के लिए एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है और फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन निस्तर राइट ग्रांट कर देता है, ठीक है। कौन डिक्लेयर करता है रिजर्व फॉरेस्ट को? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। जैसे ही कोई फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट बन गया, कम्युनिटी राइट्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं? विलेज फॉरेस्ट भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, लेकिन यहां पे प्रोटेक्शन रिजर्व फॉरेस्ट के मुकाबले कम होती है। इसको भी कौन स्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जो विलेज की कम्युनिटी होती है, विलेज कम्युनिटी को मतलब कोई एक फॉरेस्ट है, अगर मेरे को ये फॉरेस्ट विलेज फॉरेस्ट क्लासिफाई करना है तो यहाँ पे जो विलेज कम्युनिटी होगी, मैं विलेज कम्युनिटी को कुछ कम्युनिटी राइट दे दूंगा, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को कौन मेंटेन करेगा? इस फॉरेस्ट को विलेज ही मेंटेन करेगा। ये विलेजर्स की या फिर उस गांव की ड्यूटी हो जाती है कि वो इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता रहे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता रहे। इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बदले में इस विलेज को अधिकार मिल जाता है कि ये फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को और फॉरेस्ट के पास्चर को इस्तेमाल कर सकता है। ये आपके विलेज फॉरेस्ट हो गए। रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी राइट नहीं। विलेज फॉरेस्ट के अंदर विलेज को अधिकार मिला है, विलेज को राइट भी मिला है और विलेज को ड्यूटी भी मिली है उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ही आपका विलेज फॉरेस्ट बना दिया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक फॉरेस्ट लैंड है या वेस्ट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड या वेस्ट लैंड ना तो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आती है ना ही विलेज फॉरेस्ट की कैटेगरी में आती है, तो इनको ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनके ऊपर अधिकार किसका रहता है? इनके ऊपर अधिकार रहता है गवर्नमेंट का ही, ठीक है। गवर्नमेंट का ही अधिकार है, गवर्नमेंट की ही सारी जिम्मेदारी यहाँ पे होती है, ठीक है। ये आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए। हाईएस्ट प्रोटेक्शन किसको मिल रही है? रिजर्व को, फिर विलेज को और फिर आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को। भले ही नाम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। किसकी ओनरशिप होती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर? आपके गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी। देखिए, गवर्नमेंट हैज प्रोप्राइटरी राइट्स एंड हैज राइट ओवर एनी पार्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके रिजर्व फॉरेस्ट देखे थे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड देखे। फिर उसके बाद हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखा कि ये बना क्यों था। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया तो देख लीजिए क्लासिफिकेशन कैसे होगी। रिजर्व फॉरेस्ट, अंग्रेजों ने सारा कंट्रोल अपने पास रखा है, कोई अधिकार नहीं। विलेज फॉरेस्ट, विलेज को अधिकार और ड्यूटी दोनों मिल गई। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओनरशिप अंग्रेजों ने और अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये कहता है, वैसे ज्यादातर, अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आपने क्या देखा? क्लासिफिकेशन कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, राज्यों की सरकार कर रही है। लेकिन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में आप देखेंगे कि कुछ कुछ ताकतें सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी होती हैं, और वो ताकतें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर ड्यूटी लगा सकती है, बस इतनी ताकत दे रखी होती है। बाकी सारी ताकत आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं हम अपने अगले एक्ट के ऊपर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये जो एक्ट है, ये एक्ट क्या हुआ? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने दो काम किए। पहला काम उसने क्या किया? उसने जो ट्रेडिशनल राइट्स होते थे जंगलों के अंदर, उन ट्रेडिशनल राइट्स को खत्म कर दिया। दूसरा काम ये किया कि ज्यादा पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी? फॉरेस्ट को, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट था, अगर कोई फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है तो इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता इस फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है? स्टेट गवर्नमेंट को अपने राज्य को तुरंत डेवलप करना है। तुरंत डेवलप करने के लिए उसको चाहिए लैंड। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी? मान लीजिए ये राज्य है,
राज्य के अंदर ये वाला एरिया आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको जमीन की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट इस रिजर्व्ड फॉरेस्ट को डी क्लासिफाई कर देती थी कि ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट नहीं रहा, इसको डी रिजर्व कर दिया। अब इसको डी रिजर्व कर दिया तो यहाँ पे एक्टिविटी की जा सकती है। कैसी एक्टिविटी? यहाँ पे पेड़ों को गिराया जा सकता है, फेलिंग ऑफ ट्रीज अलाउड नाउ। तो यहाँ पे पेड़ों को गिरा देते थे और इस जमीन के ऊपर इंडस्ट्री लगा देते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करना चालू कर दिया, डी क्लासिफाई करके, डी रिजर्व करके फॉरेस्ट एरिया को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करने लग गए ये लोग, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है और लोगों के ट्रेडिशनल राइट खत्म हो गए 1927 के एक्ट से। इन दोनों ही चीजों को अब सॉल्व करेंगे हम। स्टेट गवर्नमेंट को जो ये ताकत दे दी थी, इसको सॉल्व किया जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से। और जो आपके ये ट्रेडिशनल राइट्स छीन लिए गए फॉरेस्ट ड्वेलर से, ये राइट्स रिस्टोर किए जाएंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2002 से। ठीक है, तो ये दो एक्ट अब हम देखेंगे। समझिए 1927 एक्ट की वजह से जो गड़बड़े हो रही है, उन गड़बड़ों को सॉल्व किया जाएगा दो और फॉरेस्ट एक्ट बना के। जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने अपनी पहली फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ज्यादा पावर दे दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, वो ढेर सारे इंडिया के फॉरेस्ट को खोती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो जंगलों को डी क्लासिफाई, डी रिजर्व कर देती थी और फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट चलाती थी। फॉरेस्ट को क्लियर करके उसके ऊपर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब चीजें लगाई जा रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए 1980 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है, इसको इतनी ताकत हम देंगे ही नहीं। उन्होंने पावर को अपने पास लेने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया। इसके अंदर क्या कह दिया गया कि अगर किसी भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट को डी रिजर्व करना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो इशू आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था ना कि रिजर्व फॉरेस्ट को डी रिजर्व कर दिया, और डी रिजर्व कर दिया तो अब यहाँ पे एक्टिविटी अलाउड है, तो अब यहाँ पे पेड़ गिरा दिए जाएंगे, पेड़ों को काट दिया जाएगा और यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी। ये चीजें यहाँ पे खत्म कर दी गई। ठीक है, लॉगिंग एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस वाज रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर दिस एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद से। इस एक्ट के बाद एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी भी बनाई गई। इस फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम इकोनॉमी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन इकोलॉजी। हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि रेवेन्यू जनरेशन को। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 अंग्रेजों ने बनाया, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव था लैंड को कमर्शियलाइज करना। तो वहां पे फोकस रेवेन्यू था। नाउ द फोकस शिफ्टेड टू इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। और 1988 के अंदर हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, अब यहाँ पे ये सॉइल को, वाटर को मैनेज किया जाएगा, ट्री कवर को इंक्रीज करने की बात की जाएगी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एफिशिएंटली यूज करो, वुड के सब्सटीट्यूशन यूज करो ताकि हमें लकड़ियां कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े। पीपल्स इन्वॉल्वमेंट एक मेजर कंपोनेंट रहता है आपके इस पॉलिसी का, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्लियरली एक बात कह देती है कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, जो लोकल जनता है, जो वहां के ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं, उनके फूड, उनके फ्यूल, उनके फॉडर, पहले जंगलों से हम ये प्राइमरी एक्टिविटीज लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो डोमेस्टिक रूरल पुअर थे, उनकी डोमेस्टिक नीड्स को हमने ज्यादा फोकस किया, ना कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फंक्शंस को फॉरेस्ट के। 1927 का एक्ट जो है वो फॉरेस्ट को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने की बात ज्यादा करता है, लेकिन 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रूरल पुअर को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। ठीक है, इसके अंदर पूरा प्रोसीजर बता दिया था कि अगर किसी भी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट के लिए, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें चल रही थी आपकी। अच्छा, एक दिक्कत थी आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर। क्या हुआ, कहानी को दोबारा से देखते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को ताकत देता था। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए डी रिजर्व कर देती थी फॉरेस्ट को। डी रिजर्व करने के बाद इस पे एग्रीकल्चर करती थी। 1980 तक ये सिलसिला चलता रहा। 1980 में आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसने क्या कह दिया कि अगर किसी भी फॉरेस्ट को डी रिजर्व करना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यानी कि स्टेट की जो ताकत थी वो ताकत यहाँ पे खत्म हो गई। अब स्टेट की ताकत खत्म हो गई तो स्टेट इतनी आसानी से फॉरेस्ट को डी रिजर्व नहीं कर पा रही थी। डी रिजर्व नहीं कर पा रही थी तो उसका ढेर सारा इकोनॉमिक रेवेन्यू जो है, वो रेवेन्यू उसका कम होना चालू हो गया। तो स्टेट ने क्या करना चालू कर दिया, उसने इस एक्ट के अंदर लूप होल ढूंढने चालू किए। उसने इस एक्ट में लूप होल ढूंढने चालू किए।
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कहता है कि कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होगा, विलेज फॉरेस्ट होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा। ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो फॉरेस्ट कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन फॉरेस्ट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलती। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसने भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करना चालू कर दिया, उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या हमें नहीं पता। तो ढेर सारे ऐसे लैंड के ट्रैक्ट होते थे जो कि मतलब पेड़ से भरे हुए हैं, जो कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन के अंदर आने चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि हम इसको फॉरेस्ट की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, ये फॉरेस्ट है ही नहीं। अगर हम इसको फॉरेस्ट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो हमें इसे रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर क्लासिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम करने चालू कर दिए। इस काम की वजह से 1996 के अंदर एक केस होता है, टीएन गोदावर्मन केस। नीलगिरी हिल्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एरिया थे जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट माना ही नहीं। फॉरेस्ट नहीं माना तो इसको क्लासिफाई नहीं किया रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट के अंदर। तो जब इनके अंदर इसको क्लासिफाई नहीं किया तो नीलगिरी हिल्स में जो ढेर सारे पेड़ थे उन पेड़ों को इलीगली गिराया गया और उसके ऊपर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लगाई जाने लगी। तो टीएन गोदावर्मन केस ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया इस केस के अंदर कि जो भी डिक्शनरी डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, आप उस डिक्शनरी डेफिनेशन को मानोगे और हर फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करोगे फॉरेस्ट की तरह। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो स्टेट्स हैं वो आइडेंटिफाई करें, डिमार्क करें और नोटिफाई करें फॉरेस्ट एरिया को, उन फॉरेस्ट एरिया को भी जो कि फॉरेस्ट लैंड से बाहर है। ठीक है, फॉरेस्ट की कौन सी डेफिनेशन फॉलो की जाएगी? जो भी डिक्शनरी मीनिंग होता है फॉरेस्ट का वही डेफिनेशन आप फॉलो करोगे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये जिम्मेदारी ली कि हम ये जो फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, उसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये आपका टीएन गोदावर्मन केस आपको याद रखना है, जिसमें डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट वुड बी फॉलोड। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट डिफाइंस फॉरेस्ट, नहीं, वो फॉरेस्ट को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, और यही लूपहोल स्टेट गवर्नमेंट ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। फिर आता है हमारा, मैंने आपको क्या बोला, 1927 का जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसने दो गड़बड़े कर दी। पहला, ट्रेडिशनल राइट लोगों से छीन लिया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत दे दी। स्टेट गवर्नमेंट की ताकत के ऊपर लिमिट लगता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से, और आपके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, ट्रेडिशनल राइट छीन लिए थे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने, और किसको दे दी थी ये राइट्स? स्टेट को। अब क्या किया जाएगा? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, 2002 नहीं, 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर ये ट्रेडिशनल राइट्स रिस्टोर किए जाएंगे टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। कैसे ट्रेडिशनल राइट्स होते हैं? दो तरह के ट्रेडिशनल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स में आता है ओनरशिप, कि किसी लैंड की ओनरशिप किसकी रहेगी। दूसरा होता है आपका कम्युनिटी राइट्स, ऐसी चीजें जो कि प्राइवेटली ओन्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कोई वाटर बॉडी जो किसी फॉरेस्ट के अंदर बनी हुई है, क्या ये कोई प्राइवेट होती है? ये प्राइवेट नहीं है, ये कम्युनिटी है। कोई भी इसको इस्तेमाल करेगा, जानवर भी करेंगे, इंसान भी करेगा। आपकी वाटर बॉडी होगी, आपके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे पेड़ हो गए, पेड़ जमीन पे गिर रहे हैं, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी आपका कम्युनिटी राइट होता है। ठीक है, तो दो तरह के राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी राइट्स। बोथ दीज राइट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। 1927 का एक्ट ये राइट छीनता है, ये 2006 का एक्ट जो है उस राइट को दोबारा से रीस्टोर कर देता है। ठीक है, ये देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था। ये पॉइंट चाहे तो आप मतलब रीड कर लीजिएगा, ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, लोगों से उनके अधिकार छीन लिए, विच वॉज एन इनजस्टिस, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, और फॉरेस्ट राइट एक्ट उसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस को सॉल्व करता है, उसको सही करता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 क्या करता है? ये लीगल रिकॉग्निशन देता है जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं उनको, प्लस जो भी आपकी कम्युनिटीज हैं और जंगल में रहने वाले लोग हैं उन सबको एक वॉइस प्रोवाइड करता है। यहां पे क्या होने लग गया? इंडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट देने के लिए हमने क्राइटेरिया फॉलो किया। क्राइटेरिया क्या है? पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जितने भी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि जंगल के अंदर रह रहे हैं, जो कि जंगलों के अंदर रह रहे हैं, जिनकी लिवलीहुड जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाएगा। दूसरी चीज क्या आइडेंटिफाई की जाएगी?
कि अगर पहली वाली बात सही है, ठीक है, कि कोई एक इंसान है वो जंगल में रह रहा था, उसकी लिवलीहुड नीड्स जो है वो भी जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये सारी की सारी चीजें पिछले 75 सालों से वैलिड है उस इंसान के लिए। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि किसी जंगल में रह रहे हैं, अपनी लिवलीहुड जंगल से डिराइव कर रहे हैं फॉर पास्ट 75 ईयर्स, तो उनको कहा जाएगा अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि जंगल में रह रहा है, जिसकी लिवलीहुड वो जंगल से डिराइव कर रहा है, और वो उस राज्य का शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उसको कहा जाएगा फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब। फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पे कोई साल की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे बस उस राज्य के तुम शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाओ, प्लस जंगल में रह रहे हो, जंगल से लिवलीहुड डिराइव कर रहे हो, तो आप फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके अलावा जो भी इंसान 75 सालों से जंगलों में रह रहा है, तो भले ही वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट के अंदर रहता है, तो वो फॉरेस्ट ड्वेलर कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि किन को अधिकार मिलेगा। अब अधिकार कौन कौन से दिए जाते हैं, यहां पे अधिकार दिया जाता है लैंड राइट, यूज राइट एंड राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, ठीक है। जो भी आपके फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, चाहे अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हो, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, या फिर आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको हम क्या क्या अधिकार देंगे, किन किन लोगों को जमीन का मालिकाना अधिकार मिलेगा, प्लस जमीन का मालिकाना अधिकार तो आपके इंडिविजुअल राइट में आ गया। फिर उसके बाद लैंड के ऊपर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लिवलीहुड को कैरी आउट करने के लिए और अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए। जैसे कि अगर कोई पेड़ का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नीचे जमीन पे गिर रहा है, तो क्या इसको कलेक्ट करके मार्केट में बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता, ये एक तरह का अधिकार है। अगर कोई वाटर बॉडी है, तो क्या इस वाटर बॉडी के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर कोई लैंड है जहां पे ढेर सारी ग्रास है, क्या इस जंगल में रहने वाले लोग उस ग्रास के ऊपर अपनी कैटल को ग्रेज करा सकते हैं या नहीं करा सकते, ये आपके यूज राइट्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट और कंजर्व करना तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। तो ये तीन तरह के अधिकार दिए जाते हैं किसको, जो लोग जंगल में ट्रेडिशनली रह रहे हैं 75 सालों से और उससे अपनी लिवलीहुड को डिराइव कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि जंगल में रहते हैं प्लस दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ दैट स्टेट, उनको, ठीक है। तो लैंड राइट देखते हैं, लैंड राइट किन किन लोगों को मिलेगा। लैंड राइट का मतलब है कि कोई इंसान है वो किसी एरिया पे रहता है और वो कहता है कि ये जो एरिया है ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, तो क्या हम मान ले कि ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। उसकी खुद की प्रॉपर्टी मानने के लिए हम उससे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम तुझे मैक्सिमम 4 हेक्टेयर की जमीन दे सकते हैं। तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम तुझे मैक्सिमम 4 हेक्टेयर की जमीन दे सकते हैं, अगर तू ये प्रूव कर दे कि तू 13 दिसंबर 2005 से पहले से यहां पे कल्टीवेशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि ऊपर की दोनों कैटेगरी में आता है, जो अभी हमने ऊपर देखी थी, एक बार फिर से दिखाता हूं मैं आपको, ये वाली, ठीक है, या तो वो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है या फिर फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब है। अगर कोई इंसान ऐसा है और वो 13 दिसंबर 2005 से पहले से कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसको हम मैक्सिमम 4 हेक्टेयर की जमीन दे सकते हैं, चाहे उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, ठीक है। ये जो लैंड है एक बार जिस इंसान को मिल गई, इसको वो बेच नहीं सकता, इसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन इनहेरिट किया जा सकता है। यानी कि सोहन को मिली थी, तो सोहन का अगर कोई बेटा होता है रोहन, तो रोहन के नाम पे वो जमीन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। रोहन का कोई बेटा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये लैंड राइट्स हैं। यूज राइट के अंदर क्या होगा, यूज राइट को हम कम्युनिटी राइट्स कहेंगे, कि जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, चाहे कोई हर्ब हो या फिर मेडिसिनल प्लांट हो, उसको ट्रेडिशनली कलेक्ट किया जा सकता है, ग्रेजिंग की जा सकती है, वाटर बॉडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी नोमैड्स उस एरिया में रहते हैं या पेस्टोरल कम्युनिटीज रहती हैं, वो सारे के सारे अपने ट्रेडिशनल राइट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये यूज राइट्स प्रोवाइड किए गए। फिर प्रोटेक्ट और कंजर्व, पहली बार जितने भी आपकी ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं या फिर फॉरेस्ट ड्वेलिंग एसटीज हैं, इनको पहली बार जंगलों को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने का अधिकार इसी एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कि माफिया से उनको बचाने के लिए, इंडस्ट्रीज की जो इलीगल प्रैक्टिसेस है उनसे बचाने के लिए जंगलों को वो कंजर्व कर सकते हैं। खुद कौन करेंगे, यही दोनों लोग करेंगे। समझ गए, ये सारे के सारे अधिकार दिए जाते हैं। अब ये जो लैंड राइट्स हैं, ठीक है, इसको रीड कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये लैंड राइट्स दिए जा रहे हैं इसके अंदर उसका क्या प्रोसेस है, देखो मैं जाता हूं और मैं कहता हूं कि मैं अनीश पिछले
75 75 क्या 80 सालों से मैं किसी जमीन पे रह रहा हूँ और वहां पे अपनी ट्रेडिशनली सारे के सारे काम करता जा रहा हूँ, फॉरेस्ट से ही मेरी सारी की सारी इनकम होती है, तो मैं अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर की कैटेगरी के अंदर आ जाऊंगा। मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे 4 हेक्टेयर की जमीन दे दो। मैं 2000 2005 क्या, मैं 2004 से कल्टीवेशन कर रहा हूँ जमीन पे, 2004 से पहले से। तो क्या मेरे को वो जमीन दे देंगे? मेरी वेरिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। तो वेरिफिकेशन का भी एक प्रोसेस बताया गया, और वो प्रोसेस के अंदर जो ग्राम सभा होती है उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया है। क्या इंपॉर्टेंट रोल दिया? पहला, पहले तो जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा खुद ये रिकमेंड करेगी कि कौन सी ऐसी जमीन है जिसके ऊपर कौन सा इंसान कल्टीवेट कर रहा है, कौन सी ऐसी जमीन है जहां से लोग ट्रेडिशनली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्राम सभा खुद ही ये रिकमेंड करेगी। फिर उसके बाद जो स्क्रीनिंग, एक तालुका लेवल पे स्क्रीनिंग कमेटी बनती है जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफिसर और 3 आपके इलेक्टेड पर्सन। ये जो तालुका लेवल की स्क्रीनिंग कमेटी है, ये चेक करती है कि ग्राम सभा ने जिस जिन लोगों की लिस्ट दिया कि ये लोग किस लैंड पर रहते थे, किस लैंड को कल्टीवेट करते थे, उस लिस्ट को वेरीफाई करेगी। प्लस जिस जिस लैंड से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट किया जा सकता है उसको वेरीफाई करेगी। ठीक है, और फिर ये एक रिकमेंडेशन दे देगी। फिर वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्क्रीनिंग कमेटी के पास, और स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल डिसीजन देगी। ठीक है, अगर तालुका लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान लीजिए ग्राम सभा ने कोई लिस्ट दिया, इस लिस्ट के अंदर किसी नाम से किसी दूसरे इंसान को आपत्ति है, तो ये इंसान इस स्क्रीनिंग कमेटी के पास या फिर इस स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाके बोल सकता है कि फलाना फलाना नाम जो है लिस्ट के अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये जो आदमी है ये यहाँ पे कल्टीवेशन करता ही नहीं है, ये नाम फर्जी है। तो वेरिफिकेशन के लिए ग्राम सभा को प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए बोला गया, और उसके बाद कोई भी इंसान कंप्लेंट कर सकता है तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कि कोई नाम जो है वो फॉल्स दिया हुआ है। ये सारे के सारे आपके अधिकार यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रूल्स को चेंज किया। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर कुछ कमिटीज बनाई जाएंगी जो कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। ये फंक्शंस और कम्युनिटीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अभी तक तो जो हमने पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें कवर हो गया होगा। देखो, डिफॉरेस्टेशन को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की वजह से जो गड़बड़ हो रही थी उसकी वजह से बनाया गया था। फिर गोदावरमन केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, हमने जो कवर करना था वो कर लिया। ये वाला देखते हैं कि अब अमेंडमेंट में कौन कौन सी कमिटीज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। तो पहले होता है आपका प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, जिनको स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बनाएगी। ये जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है ये हर महीने 2 बार मिलेगी, ट्वाइस एवरी मंथ ये मिलेगी, और ये रिकमेंड करेगी। मतलब मान लीजिए कोई स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर ये कमेटी बनी, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, नाम क्या है, प्रोजेक्ट को स्क्रीन करना। तो ये महीने में 2 बार मिलेगी और ये बताएगी कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि ये स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई प्रपोजल है जिसको चाहती है कि इस प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी चेक करे, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने उन प्रपोजल को भी इसके पास भेजेगी जिनको ये एग्जामिन करेगी। लेकिन कोई भी ऐसा प्रपोजल ये एग्जामिन नहीं कर सकती जहां पे फॉरेस्ट लैंड ऑफ 5 हेक्टेयर और लेस कंसर्न्ड है। ठीक है, यानी कि 5 हेक्टेयर से ज्यादा की जो जमीन होगी सिर्फ वहीं पे ही एग्जामिनेशन कर सकती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी स्टेट लेवल पे। फिर आती है आपके सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे बनेगी आपकी आरईसी। आरईसी होती है रीजनल एम्पावर्ड कमेटी। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा, जिसके अपने कुछ रीजनल ऑफिस भी होंगे। इसका काम क्या होगा, ये भी महीने के अंदर 2 बार मिलेगी, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट इसके पास भेजेगी उनको एग्जामिन करने का काम ये करने वाली है। ये आपकी आरईसी बनेगी। आरईसी का काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन भी प्रोजेक्ट को एग्जामिन करने के लिए बोलेगी उन सबको ये एग्जामिन करेगी। प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के थ्रू, और आरईसी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। एडवाइजरी कमेटी की अगर बात की जाए तो एडवाइजरी कमेटी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो कि हर महीने मिलेगी। 2 बार नहीं मिलना है इसको, एक ही बार मिलना है। एडवाइजरी कमेटी के आपके 6 मेंबर्स होंगे। इसका काम क्या होगा, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल देनी है, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल देनी है उसके ऊपर एडवाइस करेगी। ये अप्रूवल नहीं देगी, सिर्फ उसके ऊपर ये एडवाइस करेगी। ठीक है, इसके बाद ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं, इस एक्ट की अमेंडमेंट के अंदर कुछ
प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कैसे मिलेगा, प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल कैसे मिलेगी, उसको लेके भी कुछ डिस्कशन हुई है, तो उनको देख लेते हैं। देखिए, ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये अमेंडमेंट कहता है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नॉन माइनिंग एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी माइनिंग नहीं हो रही, और ये प्रोजेक्ट 5 से लेकर 40 हेक्टेयर की ज़मीन में होना है, तो उस प्रोजेक्ट की अप्रूवल 60 दिनों के अंदर दे देनी होगी। 60 दिनों से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें माइनिंग एक्टिविटी होनी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 5 से लेकर 40 हेक्टेयर के बीच का है, तो इन तरह के प्रोजेक्ट्स को 75 डेज़ के अंदर अप्रूवल देनी होगी। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल देने का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई 100 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन के ऊपर नॉन माइनिंग प्रोजेक्ट करना है, तो उसकी अप्रूवल 120 दिन में दी जा सकती है। और अगर 100 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन पे कोई माइनिंग प्रोजेक्ट होना है, तो उसकी अप्रूवल 150 दिनों के अंदर दी जा सकती है। अब ये प्रोजेक्ट की अप्रूवल का इशू क्यों आया? प्रोजेक्ट की अप्रूवल का इशू इसलिए आया क्योंकि जब भी कोई आप प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं जिसके अंदर फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना है, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, तो फिर उस केस में हमें अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। इंडिया के अंदर ये प्रावधान है कि जब भी आप किसी भी फॉरेस्टेड लैंड को डाइवर्ट करोगे फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, तो जितनी ज़मीन, मान लीजिए यहाँ पे पहले 2 हेक्टेयर की ज़मीन थी जिसके ऊपर फॉरेस्ट था, आपने इस 2 हेक्टेयर की ज़मीन के ऊपर अब नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से आपने जंगल काट दिए, तो आपको किसी दूसरे एरिया में जो कि फॉरेस्ट नहीं है, उस एरिया के अंदर आपको ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। अभी थोड़ी देर में हम इसको कैंपा के अंदर देखते हैं, ठीक है। कैंपा के अंदर अभी हम इसको देखेंगे। तो अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहा है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अप्रूवल का टाइम फ्रेम यहाँ पे दे रखा है आपके लिए, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट का क्या है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देनी है, तो अप्रूवल का प्रोसेस ये रहेगा कि एडवाइजरी कमेटी पहले अपनी एडवाइस देगी, ठीक है। जैसे ही एडवाइजरी कमेटी अपनी एडवाइस दे देती है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगी। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब है कि वो इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी नोडल ऑफिसर होगा, नोडल ऑफिसर फाइनल अथॉरिटी होगी जो कि उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देगा, ठीक है। नोडल ऑफिसर इसकी फाइनल अथॉरिटी होने वाली है, प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देने वाली, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी नोडल ऑफिसर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल आने के बाद फाइनल अप्रूवल दे देगा, ठीक है। तो पहले एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एंड देन नोडल ऑफिसर, ठीक है। फिर उसके बाद नोडल ऑफिसर। जू से जुड़ी हुई भी कुछ बातें बोली गई हैं। देखिए, अगर मुझे इंडिया के अंदर किसी फॉरेस्ट के अंदर जू लगाना है, ठीक है, किसी फॉरेस्ट के अंदर अगर मुझे जू इस्टेब्लिश करना है, तो पहले क्या होता था, पहले जू को एक नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी कहा जाता था। नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी यानी कि अगर मैं किसी जंगल के अंदर जू लगाऊंगा, तो इस जू को लगाने के लिए मुझे गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इसको एक नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी माना जा रहा है। इसको ये माना जा रहा है कि ये जू लगाने के लिए हम अपने जंगल को खराब कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की अलग से परमिशंस ली जाती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब जो जू है, जू को भी एक फॉरेस्ट एक्टिविटी माना जाएगा, जू को भी एक फॉरेस्ट एक्टिविटी माना जाएगा। तो अब अगर कोई जू जंगल के अंदर लगाया जा रहा है, तो इस जंगल के अंदर कोई ना कोई फॉरेस्ट एक्टिविटी ही हो रही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परमिशंस की अब ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए रिलेटेड न्यूज़ ये है आपकी कि जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसमें परमिशन से एग्जाम्पशन मिल गई है जू को, यानी कि अगर आपको जू लगाना है तो आपको इस एक्ट के अंदर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जू को अब क्या कर दिया है, जू ऑन फॉरेस्ट लैंड वुड नाउ बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर किसी फॉरेस्ट के अंदर जू बनाया जा रहा है तो उसको फॉरेस्ट एक्टिविटी ही मानेंगे। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जू को, रेस्क्यू सेंटर को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी मानता था, और अगर किसी भी जंगल के अंदर कोई जू या रेस्क्यू सेंटर लगाते थे तो उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती थी सेंटर से। लेकिन अब उसको नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब जूज जो हैं वो एक फॉरेस्ट एक्टिविटी ही कहलाए जाएंगे। ये एग्जाम्पशन सिर्फ जूज को मिली है, रेस्क्यू सेंटर्स को नहीं मिली, ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ आप इसमें याद रख सकते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर स्टैब्लिश किए जाते हैं, और इनका
जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, इनको ये मैंडेट दिया गया है कि इंडिया के अंदर इंडिया की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि किस एक्ट के अंदर सेंट्रल जू अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया। दूसरा, सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपको याद रखना है सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंदर एक चेयरमैन प्लस में 10 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो एक चेयरमैन 10 मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016 ये क्या होता है? देखो, अगर कोई भी फॉरेस्ट एरिया होता है और इस फॉरेस्ट एरिया को अगर हम क्लीन करके नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो जितना फॉरेस्ट एरिया हमने क्लीन किया है, इसी के बदले में इसकी दुगनी लैंड कोई दूसरे नॉन फॉरेस्ट एरिया के ऊपर हमें फॉरेस्ट करनी होती है। ठीक है, ये आपका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड होता है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हम ए फॉरेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक जगह से पेड़ काट लिए तो दूसरी जगह पे आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कोई इंडस्ट्री थी, इस इंडस्ट्री ने डिफॉरेस्टेशन कर दी, तो ये इंडस्ट्री पैसे देती है ताकि किसी दूसरे एरिया के ऊपर हम फॉरेस्टेशन या फिर ट्रीज को लगा सकें। ये जो पैसा है ये जाता है आपके कैंपा फंड के अंदर। ठीक है, नेशनल फंड कह लो या फिर स्टेट फंड, नेशनल फंड भी होता है और आपका स्टेट फंड भी होता है। ठीक है, जो आपके नेशनल फंड के अंदर जितना भी पैसा आता है उसका 90% पैसा स्टेट फंड के पास पहुंचा दिया जाता है ताकि स्टेट जो है उस फंड को यूटिलाइज कर सके एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी के ऊपर। नेशनल फंड के अंदर केवल 10% पैसा रह जाता है। ये जो आपका पैसा है ये आपके पब्लिक अकाउंट्स के अंदर जाता है, ये आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं जाएगा। दूसरा, ये जो पैसा है ये कभी भी लैप्स नहीं होता। इस फंड के अंदर जो भी पैसा है, इस पैसे के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, देख लीजिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, इस एक्ट के अंदर आपके नेशनल और स्टेट फंड बनते हैं। 90% ऑफ ऑल मनी कलेक्टेड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रांसफर टू स्टेट फंड एंड बैलेंस टू दी नेशनल फंड। नेशनल फंड में आपका सिर्फ 10% ही पैसा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हम ऑलरेडी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में पढ़ चुके हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर हमने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में पढ़ा था। सिर्फ आपको उसके अंदर एक एडिशन कर लेनी है कि इंडिया के अंदर 2 ऐसे नेशनल पार्क हैं जहां पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ठीक है, 2 नेशनल पार्क, एक है आपके ओडिशा का सिमलीपाल, ओडिशा के सिमलीपाल के अंदर हमने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है, और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ का कंगर घाटी नेशनल पार्क, कंगर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, तो इन एरियाज़ के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उनके कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंगर घाटी नेशनल पार्क के बारे में कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि इस नेशनल पार्क से आपकी कंगर रिवर फ्लो करती है। इसके साथ साथ इस नेशनल पार्क के अंदर आपको 3 स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट स्ट्रक्चर के साथ केव्स देखने को मिलती हैं। उन केव्स का नाम है कुटुम्बसार, कैलाश और डंडक। यहाँ पे आपको तीरथगढ़ वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। यहाँ के अगर फॉरेस्ट टाइप या फिर वेजिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड ह्यूमिड डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, फ्लोरा फौना के अंदर आप यहाँ पे चीतल याद रखेंगे, सांबर याद रखेंगे, बार्किंग डॉग याद रखेंगे। देखिए जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया के अंदर आपको चीतल, सांबर, बार्किंग डॉग ये आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लाइंग स्क्विरल भी देखने को मिलेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड का नाम है बस्तर मैना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में जो मैना पाई जाती है वो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, ये जो मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ, ये PDF आपके पिछले साल की PT 365 की PDF है। पिछले साल कुछ एनवायरनमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे, तो ये चेंजेस आपको इस साल भी पता होने चाहिए, इसीलिए इस PDF को आपको कवर करना है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हम पिछले साल भी कवर कर चुके थे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नई भी ऐड करता चल रहा हूँ, तो वो आप देखते रहेंगे। जिन जिन चीज़ों का मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं पढ़ना वो आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला चाहे तो सिर्फ रीड कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। नगर वन स्कीम अभी देखेंगे, मियावाकी स्कीम हम देखेंगे। ठीक है, वनीकरण को आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक आपको ये नगर वन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। नगर वन स्कीम क्या है? नगर के अंदर वन लगाने हैं। तो आने वाले 5 सालों के अंदर हम 400 अर्बन फॉरेस्ट बनाने वाले हैं। ये आपका नगर वन स्कीम है। नगर वन स्कीम के अंदर हम क्या करेंगे, सिटी के अंदर लगभग
कम से कम 20 हेक्टेयर की फॉरेस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं नगर वन स्कीम के अंदर, ठीक है। इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट वन उद्यान बनाएंगे, और इसका जो पैसा आएगा ये पैसा आपके कैंपा स्कीम से आएगा या फिर कैंपा फंड से आएगा। कैंपा फंड। मियावाकी मेथड क्या होता है? मियावाकी मेथड ये एक आपके जापानीज मेथड है एफॉरेस्टेशन का। जापानीज मेथड है एफॉरेस्टेशन का। उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे पेड़ों को हम 10 टाइम्स ज्यादा तेजी से उगा सकते हैं। बेसिकली पेड़ कैसे होता है, एक बार आप इमेज देखना। नॉर्मली आपको पेड़ ऐसा दिखेगा। मियावाकी मेथड के अंदर हम पेड़ को कुछ इस तरह से उगाते हैं कि इसी पेड़ के यहाँ पे आपको एक पेड़ उगता हुआ दिखाई देगा, एक पेड़ यहाँ पे उगता दिखाई देगा, ठीक है। एक पूरी की पूरी ऐसे स्क्रीन सी बन जाती है। एक बार आप देखना इसको इमेज करके, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ बनते हैं, ठीक है। तो इससे जो पेड़ की डेंसिटी है, पेड़ की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पेड़ के उगने की जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम इस जापानीज तरीके को, मियावाकी मेथड को यूज कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ठीक है। पंजाब के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर केरला का आपका ये वनीकरण प्रोजेक्ट है। डिटेल्स इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस वनीकरण है, वनीकरण यानी कि एफॉरेस्टेशन। कहां पे किया जा रहा है? केरला के अंदर किया जा रहा है। केरला की नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने का ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो जब हम पीटी 365 से आप एक बार देख जरूर लेना इसको। अगले आ जाते हैं अब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर। देखो, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 2 काम कर रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक तरफ आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाता है, नेशनल पार्क को स्टैब्लिश करने की पावर देता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्टैब्लिश करने की पावर देता है, कम्युनिटी रिजर्व्स और आपके कंजर्वेशन रिजर्व्स को स्टैब्लिश करता है। दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको 6 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 6 तक आपको देखने को मिलेंगे। शेड्यूल 1 के अंदर जितने भी जानवर होंगे उन जानवरों को आप बिल्कुल भी हंट नहीं कर सकते। अगर आपने शेड्यूल 1 के अंदर किसी भी जानवर को हार्म किया तो पनिशमेंट बहुत ही सीवियर होती है। शेड्यूल 2 के अंदर जो जानवर होते हैं इनको भी हंट नहीं किया जा सकता। अगर आप इनको हंट करते हो तो पनिशमेंट होती है, बट नॉट एज सीवियर एज शेड्यूल 1, ठीक है। फिर आते हैं आपके शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। यहां पे भी आप हंटिंग नहीं कर सकते किसी जानवर की, लेकिन पनिशमेंट जो है वो कम सीवियर हो जाती है, ठीक है। सबसे सीवियर पनिशमेंट, कम सीवियर, बहुत ही कम सीवियर पनिशमेंट। फिर आता है आपका शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 के अंदर जो भी जानवर होते हैं उन जानवरों को वर्मिन कहा जाता है। वर्मिन का मतलब है ये ऐसे जानवर हैं जो या तो डिजीज करते हैं, या फिर हमारी क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि नील गाय जो है वो किसी भी खेत में घुस जाती है और वो दौड़ लगा लगा के अपने पैरों से पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देती है, जो मन करता है वो खाती है। तो ये जो वर्मिन होते हैं, वर्मिन को आप हंट कर सकते हैं, शेड्यूल 1 से लेके 4 तक सारे के सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी हंटिंग अलाउड नहीं है। शेड्यूल 1 और 2 के अंदर आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलेंगी। 3 और 4 में एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं होती, बट दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड स्पीशीज। उनकी हंटिंग नहीं कर सकते, पर अगर की तो पनिशमेंट थोड़ी सी कम है। शेड्यूल 6 के अंदर क्या होते हैं? शेड्यूल 6 के अंदर आपके एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं। एक्सोटिक प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ कुछ प्लांट्स प्रोटेक्टेड हैं जिनकी लिस्ट शेड्यूल 6 के अंदर दी गई है। इन प्लांट्स को आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, आप पोजेस नहीं कर सकते, आप इनकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते अनलेस अलाउड, ठीक है। तो ये आपके एक्सोटिक प्लांट्स शेड्यूल 6 के अंदर है। ये आपकी 6 शेड्यूल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सारी चीजें भी बनाता है। आई होप ये सारी की सारी आपको याद होंगी, तो जल्दी जल्दी बस देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 5 नहीं 4 प्रोटेक्टेड एरियाज को बनाता है। मरीन प्रोटेक्शन एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। नेशनल पार्क इकोसिस्टम अप्रोच फॉलो करता है, क्लास में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। ये जो इकोसिस्टम अप्रोच है इसके अंदर हम किसी भी एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कोर एरिया जहां पे एक्टिविटी बहुत सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड होती है, और बफर एरिया जहां पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। क्या क्या याद रखेंगे? नेशनल पार्क कौन बना सकता है, कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड है। तो देखिए, नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई भी अधिकार यहाँ पे नहीं दिया जा सकता, ना ही इंडिविजुअल राइट, ना ही आपका कम्युनिटी राइट। ग्रेजिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों नोटिफाई कर सकते हैं कि किस एरिया को नेशनल पार्क बनाना है। किसी भी नेशनल पार्क की अगर आपको बाउंड्री चेंज करनी है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेने के बाद ही आप कर सकते हो।
ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो नेशनल पार्क इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट्स ओनली स्पीशीज, सिर्फ स्पीशीज मैनेजमेंट के लिए ये होता है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर आप देखेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो ऑलरेडी लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, ऑलरेडी जो मिले हुए हैं, सिर्फ वो अधिकार कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी नया अधिकार, कोई भी न्यू राइट यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। राइट जब भी मैं बोलूंगा फॉरेस्ट की टर्म्स में तो आपको क्या याद रखना है, कम्युनिटी राइट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पे कोई भी नया कम्युनिटी राइट और इंडिविजुअल राइट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसके अंदर जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोग रह सकते हैं? नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोग रह नहीं सकते। दूसरी स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कोई भी लोग नहीं रह रहे, गलत स्टेटमेंट है। वहां पे कुछ लोग रह रहे हैं, हम उनको रीलोकेट करना चाहते हैं, लेकिन रीलोकेट करना आसान नहीं है क्योंकि उनकी पूरी दिनचर्या, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो उसी जगह से, उसी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोगों का रहना अलाउड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग रह नहीं रहे, लोगों को रीलोकेट करने की कोशिश की जा रही है। कौन इसको बनाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन नोटिफाई। बाउंड्री चेंज करनी है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन से ही आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं आपके कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो कोई भी दो प्रोटेक्टेड एरिया को ज्वाइन करने के लिए कई बारी एक एरिया को कम्युनिटी रिजर्व या फिर कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे लोगों के जो अधिकार होते हैं, इन अधिकारों को इन अधिकारों को एडवर्सली अफेक्ट नहीं किया जाता, इन अधिकारों को मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पे लोगों के जो अधिकार थे वो कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट करना चालू कर देते हैं। इनका काम क्या होता है? ये या तो कोई एडजॉइनिंग एरिया होगा किसी प्रोटेक्टेड एरिया का, या फिर दो प्रोटेक्टेड एरिया को ज्वाइन करने का काम करता है। तो ये क्यों किया जाता है? मान लीजिए कोई शेर है, शेर आज से 100 साल पहले इतने बड़े एरिया में रहता था, लेकिन अब क्या होने लगा, अब यहां से एक रोड चली गई, यहां से एक रोड चली गई, यहां पे शहर बस गया, यहाँ पे शहर बस गया, यहाँ पे रोड हो गई, यहाँ पे एक इंडस्ट्री लग गई। ठीक है, अब ये जो एरिया है, इन एरिया के अंदर वो शेर आ नहीं सकता, तो क्या हो गया, शेर का जो हैबिटेट है वो फ्रेगमेंट हो गया छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। अब शेर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो शेर का हैबिटेट जब फ्रेगमेंट होता है तो उसका दो चीजें होती हैं। पहला, अब वो जिन जानवरों की हंटिंग कर सकता है वो हंटिंग ग्राउंड उसका कम हो गया, वो सिर्फ इतने ही एरिया में हंट करेगा, यहां से इधर तो आ नहीं पाएगा। दूसरी चीज, उसका जेनेटिक पूल कम हो गया। जेनेटिक पूल का क्या मतलब है? पहले यहाँ पे जो शेर रहता था वो यहाँ की शेरनी के साथ भी जाके रिप्रोड्यूस करता था, तो यहाँ के शेर के अलग जीन्स, यहाँ के शेर के शेरनी के अलग जीन्स, दोनों ने जो बच्चा पैदा किया वो और भी ज्यादा हेल्दी हो गया। लेकिन अब जो शेर यहाँ पे रह रहा है वो यहीं की शेरनी के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे जो शेर के जीन्स थे वही जीन्स इस शेरनी के पास है। ये शेर जिन बीमारियों को लेके इम्यून था, ये शेरनी भी उसी बीमारी को लेके इम्यून है। तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी लिमिटेड जीन्स के साथ होगा, उसके जो बीमारियों की वो होगी प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी, वो भी लिमिटेड होगी। तो जेनेटिक पूल जो है वो लिमिट हो जाता है। हम क्या चाहते हैं? हम उनको ऐसे कॉरिडोर्स बनाना चाहते हैं सो दैट दीज एनिमल्स कैन मूव फ्रीली। इसीलिए आप देखेंगे जब हम ईविल क्वार्टेट की बात करते हैं, ईविल क्वार्टेट में सबसे बड़ा जो खतरा हम देखते हैं जानवरों के सर्वाइवल को, वो होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ या फिर लॉस ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व है, ये बेसिकली आपके कॉरिडोर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व का काम सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि नाम बेस्ड है ओनरशिप के ऊपर। अगर कोई जमीन ऐसी है जो गवर्नमेंट की ओनरशिप में आती थी और गवर्नमेंट ने उसको दो प्रोटेक्टेड एरिया को ज्वाइन करने के लिए या फिर किसी प्रोटेक्टेड एरिया के एडजॉइनिंग एरिया में बनाना है, गवर्नमेंट की ओनरशिप थी तो कंजर्वेशन रिजर्व कहेंगे। अगर किसी जनता की, कम्युनिटी की ओनरशिप थी और कम्युनिटी वॉलेंटरली सरेंडर कर देती है किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो कम्युनिटी रिजर्व कहलाया जाएगा। ठीक है, काम सेम है, नाम अलग है क्योंकि ओनरशिप अलग अलग तरीके से होती है। अब जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर अब कुछ चेंजेस किए गए हैं। मैंने आपको 6 शेड्यूल बताए थे, अब शेड्यूल जो है हम 6 से 4 शेड्यूल में वापस आ रहे हैं कि सिर्फ 4 शेड्यूल हम रखेंगे वाइल्ड लाइफ के अंदर। दूसरा, जो हमारा कन्वेंशन थी जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए हमने कन्वेंशन बनाई थी, साइट्स,
अब जो हम अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड कर रहे हैं, वो हम ऐसे अमेंड कर रहे हैं कि हम साइट्स को मतलब साइट्स के कंपैटिबल हो जाएं। यहाँ पे आपकी कुछ अथॉरिटीज बनाई जाएंगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएगा। ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अगर कोई, जैसे साइट्स के अंदर हमने क्या देखा था, 3 शेड्यूल है, अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 में जितने भी जानवर होते हैं, इनकी अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको परमिट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अपेंडिक्स 2 में जितने भी स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज के ट्रेड के लिए परमिट देने का काम, सर्टिफिकेट देने का काम कौन करेगा, ये मैनेजमेंट अथॉरिटी करेगी। हमने साइट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस किया। मैनेजमेंट अथॉरिटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर ट्रेड ऑफ शेड्यूल्ड स्पेसिमेंस अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। ठीक है, फिर इसके साथ साथ ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये तो सर्टिफिकेट दे रही है, लेकिन इसको भी मदद की जरूरत होगी, तो मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद करेगा एक साइंटिफिक अथॉरिटी। साइंटिफिक अथॉरिटी ये चेक करेगी कि अपेंडिक्स 2 के अंदर जो स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज का अगर ट्रेड होता है तो वो स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म में। तो ये साइंटिफिक अथॉरिटी उस चीज को चेक करके मैनेजमेंट अथॉरिटी को अपना इनपुट दे देगी। ठीक है, तो साइंटिफिक अथॉरिटी एडवाइस करेगी मैनेजमेंट अथॉरिटी को ऑन द सर्वाइवल ऑफ स्पेसिमेन बीइंग ट्रेडेड। ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपके स्पीशीज हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो दिया जाएगा, ताकि मैनेजमेंट अथॉरिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क से देख सके कि जिस स्पेसिमेन को हमने ट्रेड करने के लिए अलाउ किया है, वही स्पेसिमेन जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक्स कंगारू को, एक्स कंगारू तो नहीं, एक्स लायन मान लेते हैं, लायन वैसे अपेंडिक्स 1 में होगा, एक्स बर्ड को हमने बोला था कि इसका ट्रेड कर दो, और किसी ने इसके भाई को पकड़ के उसका ट्रेड कर दिया। हमने इसको अलाउ नहीं किया था, हमने सिर्फ एक्स बर्ड को अलाउ किया था। तो इसको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाएगा और सिर्फ इसी की ट्रेडिंग होगी। ठीक है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क को मॉडिफाई या रिमूव नहीं कर सकता है। यह आपकी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का हिस्सा है। ठीक है, जो भी इंसान उस स्पेसिमेन को पोजेस करेगा, जो भी उस अपेंडिक्स के अंदर आता है, उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, उसको, उसके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा होगा। ठीक है, जो भी ऐसे वो हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 के अंदर एक अपेंडिक्स बनाया जाएगा, अपेंडिक्स 1। ठीक है, अपेंडिक्स 1 के अंदर जितनी भी स्पीशीज होंगी, अगर कोई इन स्पीशीज की ब्रीडिंग करा रहा है तो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस कौन लेगा, लाइसेंस किसके पास लेगा, वो जाएगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास। ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास। तो जो ब्रीडर्स हैं, ब्रीडर्स को भी लाइसेंस की जरूरत है, बिना लाइसेंस के वो भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, और जो भी शेड्यूल्ड स्पेसिमेन होंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उन सबको एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट या फिर इंट्रोडक्शन फ्रॉम द सी, कोई भी चीज करनी है तो उनके ऊपर आपकी रेगुलेशन लगी होगी। ब्रीडर्स को कौन देगा, ये याद रखना आपको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देगा। ठीक है, लाइव स्पेसिमेन पोजेस कर रहे हो तो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम और साइंटिफिक अथॉरिटी का काम आपको याद रखना है। फिर आ जाता है रेशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल। ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, अभी उसके अंदर आपको 6 शेड्यूल देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपके वर्मिन थे, और 6 के अंदर आपके एक्सोटिक प्लांट्स थे। अब क्या किया जा रहा है, इन 6 शेड्यूल की जगह 4 शेड्यूल कर दिए जाएंगे। अब यहां पे क्या किया जा रहा है, जो वर्मिन का शेड्यूल था, वर्मिन स्पीशीज का शेड्यूल, उस शेड्यूल को रिमूव कर दिया जाएगा, और वर्मिन को सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ जानवरों को वर्मिन डिक्लेयर किया करेगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको वो शेड्यूल देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि अच्छा, यहां पे एक करेक्शन कर लीजिए, सॉरी, जो 4 शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ये 3+1 है। 3 शेड्यूल होंगे जो कि आपके इन 6 में से बनाए जाएंगे, और एक शेड्यूल होगा आपका साइट्स का। ये 3+1 है, टोटल 4 शेड्यूल रहेंगे। तो ये वाला जो, हाँ, तो अब कौन कौन से शेड्यूल रहेंगे, 3 शेड्यूल देखिए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर स्पीशीज को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाएगी। शेड्यूल 2 कौन सा हो जाएगा, जो कि मतलब प्रोटेक्शन इनको भी है, लेकिन इसके मुकाबले कम प्रोटेक्शन यहां पे हमें देखने को मिलती है। तीसरा शेड्यूल हो जाएगा आपका ये 6th शेड्यूल, जहां पे आपके प्लांट्स आ जाएंगे। और 4th शेड्यूल है आपका, जहां पे आपको साइट्स के कुछ स्पेसिमेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंट्रोल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास दे दिया गया है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, पेनल्टी आपकी
1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अच्छा, और एक पॉइंट है जिसको लेके बहुत ज्यादा एडिटोरियल आए थे, वो आपका ये वाला पॉइंट है, तो आप ये याद रख सकते हैं। जो आपके एलिफेंट है, इंडिया के अंदर एलिफेंट को ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट करना जो है वो अलाउ कर दिया है, बट फॉर रिलीजियस एंड अदर पर्पसेस। तो अगर आप रिलीजन के लिए चाहें तो एक हाथी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ओनरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बाय एन अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस अथॉरिटी को बोलेगी वहां से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? पहली चीज, इको सेंसिटिव जोन आपके किस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है? इको सेंसिटिव जोन किसी भी एक्ट के अंदर मेंशन्ड नहीं है। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? आपका जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, इस एरिया के अंदर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं अभी हम देखेंगे, लेकिन ये जो एरिया होता है 10 किलोमीटर की रेंज का, इसको हम इको सेंसिटिव जोन कह देते हैं। इको सेंसिटिव जोन किसी भी एक्ट में मेंशन नहीं है। तो इको सेंसिटिव जोन को फिर आखिर हम किस एक्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं? तो उसके लिए एक सिंपल सी बात याद रखिए हमेशा, कि जब हमारे देश के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उस ट्रेजेडी के बाद इंडिया के अंदर एक एक्ट बनाया गया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक ऐसा एक्ट बनाया था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी एक्शन ले सकता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्ट है ये। तो इको सेंसिटिव जोन्स भी कौन डिक्लेयर करेगा? इको सेंसिटिव जोन्स भी आपके इसी एक्ट के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ओके, एक बार ये चेक करना, मैं भी ये चेक कर लूंगा, स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा, एक बार आप भी कर लेना, अगर किसी को पता है तो अभी से बता दो। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन में आखिर होता क्या है? इको सेंसिटिव जोन में मान लीजिए कोई भी एरिया है, कोई भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके चारों तरफ का 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, इस एरिया के अंदर कुछ एक्टिविटीज को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर देते हैं कि ये एक्टिविटी इस एरिया में हो ही नहीं सकती। कुछ एक्टिविटीज को कह देते हैं कि हो सकती है लेकिन रेगुलेटेड होगी, ताकि एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और कुछ एक्टिविटीज को धड़ल्ले से आप करो, पूरी तरह से परमिटेड होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि नो एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड इको सेंसिटिव जोन। गलत। सर्टेन एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, सर्टेन आर अलाउड बट रेगुलेटेड, सर्टेन आर कंप्लीटली अलाउड। ठीक है, परमिटेड। तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? सारी की सारी गंदी एक्टिविटी, इंडस्ट्री जिससे पॉल्यूशन हो, चाहे एयर का हो, वाटर का हो या सॉइल का हो, कोई भी हैजार्डुअस वेस्ट से डील करने वाली इंडस्ट्री, सॉ मिल्स, कमर्शियल माइनिंग, सब की सब प्रोहिबिटेड है इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर। फिर आती है आपकी रेगुलेशन। पेड़ों को नहीं गिरा सकते। ठीक है, पेड़ों को गिरा सकते हो लेकिन रेगुलेटेड मैनर में। इतने ज्यादा पेड़ मत गिरा देना कि जंगल जंगल ही ना रहे। होटल्स, रिजॉर्ट, इलेक्ट्रिक केबल्स, इन सब को स्टैब्लिश किया जा सकता है बट रेगुलेटेड। एग्रीकल्चर सिस्टम को चेंज किया जा सकता है बट नॉट ड्रास्टिक चेंजेस। परमिटेड क्या है? सारी की सारी अच्छी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट को अच्छा बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल, ग्रीन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन। ठीक है, ये आपके इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर आता है। अभी क्या हुआ है, इको सेंसिटिव जोन को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी, स्पेशली किस रीजन में? आपके वेस्टर्न घाट वाले रीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है ये बहुत बड़ा रीजन है। कुछ कुछ राज्य यहाँ पे ऐसे हैं जो कि लगभग पूरी तरह से वेस्टर्न घाट में ही आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट है। अब कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका मेजर एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही आ जाता है। अब अगर हम वेस्टर्न घाट्स के अंदर जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं, उनके दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन में डाल देंगे, तो इस एरिया के अंदर आप माइनिंग नहीं कर सकते, इस एरिया के अंदर आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जिनसे भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं वो कहते हैं कि अगर हम इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर करने लग गए तो हमारे राज्य के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी, बहुत सारा एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर चला जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन हर एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ बनाना ही बनाना होगा। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको ऊपर 10 किलोमीटर बताया था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब आप 1 किलोमीटर याद रखेंगे। ठीक है, कितना एरिया इको सेंसिटिव जोन में जाएगा? 1 किलोमीटर एरिया अराउंड एनी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इको सेंसिटिव जोन हो जाएगा।
एक्टिविटीज कौन सी रहेंगी? एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई हैं, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड, वो सेम है। सिर्फ क्या कह दिया कि 1 किलोमीटर का तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर गाइडलाइंस दे दी है ये, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि हर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 किलोमीटर का ESZ डिमार्केट किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपके TN गोदावर्मन केस के बाद ही, TN गोदावर्मन केस अभी जो हमने ऊपर देखा था नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में जो फेलिंग हो रही थी उसकी वजह से, ठीक है। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? ये हर एक उस राज्य के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर एप्लीकेबल होगा जहां पे अभी तक मिनिमम इको सेंसिटिव जोन को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये राज्य नहीं कर रहे थे प्रिस्क्राइब, तो इनको बोला गया कि चलो कोई नहीं, तुमने प्रिस्क्राइब नहीं किया, कोई बात नहीं, अब 1 किलोमीटर के एरिया को प्रिस्क्राइब कर दो, ठीक है। जो भी, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इको सेंसिटिव जोन में कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा। माइनिंग वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है, कौन सी नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो भी आपके फॉरेस्ट का प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होगा, वो एक लिस्ट बनाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ऑलरेडी इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर रह रहे हैं, और ये मतलब इको सेंसिटिव जोन के अंदर ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो अभी आज की डेट में मौजूद हैं, और इन सब की रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी 3 महीने के अंदर। और फिर 3 महीने के बाद हो सकता है इसके ऊपर आपको एक और फैसला देखने को मिले, ठीक है। बाकी चीजें हम देख चुके हैं इको सेंसिटिव जोन की। इको सेंसिटिव जोन आपके शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। 2011 की गाइडलाइन में 10 किलोमीटर का एरिया दिया जाता था। अच्छा, ये एक चीज है, इसकी डिटेल्स आपको नहीं पता करनी है, इसके अंदर आपको बस ये नाम याद रखने हैं कुछ कुछ। जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है, अभी हम इको सेंसिटिव जोन की ये जो पूरी की पूरी कहानी पढ़ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स की वजह से ही पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न घाट जो है वो एक बहुत ही इको फ्रेजाइल जोन के अंदर आता है, यानी कि वेस्टर्न घाट में इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस आने लगे तो ये बहुत ही कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हमारे ऊपर आने लगेगा। तो इसीलिए कौन कौन से एरिया को इको सेंसिटिव एरिया के अंदर हम डिक्लेयर करें या ना करें, उसके लिए कुछ कमेटी बनी थी। पहले गाडगिल बनी थी, फिर के कस्तूरी रंगन थी, ठीक है। गाडगिल कमेटी ने 64% वेस्टर्न घाट्स को बोला था इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव एरिया के अंदर, जिसकी काफी अपोजिशन हुई। फिर कस्तूरी रंगन बनती है जिसने 37 बोला था, ठीक है। और कोई कमेटी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सब भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कस्तूरी रंगन ने क्या किया था। उसने रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगराइजेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, कि कहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लीजिए। गाडगिल कमेटी, के कस्तूरी रंगन कमेटी, ये दोनों की दोनों आपके वेस्टर्न घाट से डील करती हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से डील करती हैं, ठीक है। अच्छा, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व देखते हैं। टाइगर रिजर्व भी आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बनाया जाता है, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आपके, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आपके टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व भी आपके कोर और बफर स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है इसको कहा जाता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट डिक्लेयर करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो आपको सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है नागार्जुना श्रीसेलम टाइगर रिजर्व के अंदर। नागार्जुना श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये रहा नागार्जुना श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ये सारा का सारा लिखा हुआ है। अच्छा, एक है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और एक है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को हेड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का मंत्री, और आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर आ जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सीबीटी फॉर्मेशन फॉलो करता है। सबसे अंडर होता है आपका कोर एरिया, फिर आता है बफर एरिया, फिर आता है ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया जो है इसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ पे लगभग सभी एक्टिविटीज मना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए काम किए जाते हैं कोर एरिया के अंदर। बफर एरिया जो है वो एक तरह का ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटी अलाउ कर देंगे, जैसे रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पे टूरिज्म को अलाउ कर दिया जाता है, यहाँ पे लोगों को ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे अलाउ कर दी जाती है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पहला,
सवाल ये सवाल ये है कि किन किन एरिया के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है। क्या हमारे नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, और बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से किस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में भी अगर मैं कहूं कि क्या कोर एरिया में अलाउड है, नहीं, इसके बफर एरिया के अंदर अलाउड है और इसके ट्रांजिशन एरिया के अंदर अलाउड है। सीबीटी फॉलो करता है ये, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन एरिया उसके अंदर आप एग्रीकल्चर कर लो, लगभग सारी की सारी एक्टिविटीज ट्रांजिशन में अलाउड है, बट वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करनी चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपका सीबीटी फॉलो करता है। फिर आते हैं हम कोस्टल रेगुलेशन जोन के ऊपर। कोस्टल रेगुलेशन जोन आप कैसे समझेंगे, ये यहां तक मान लो आपकी लैंड है और लैंड के बाद आपका ये ओशन चालू हो रहा है। ठीक है, पहले ये लैंड मान लेते हैं, ये आपका ओशन है। ओशन के अंदर आपको पता है हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है। जब हाई टाइड होती है तो जो पानी है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर की तरफ आ जाता है। अब मानो ये आपकी हाई टाइड लाइन है, इसको मान लेते हैं लो टाइड लाइन। ठीक है, हाँ, तो देखो, आपके लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में जो एरिया होता है, इस एरिया को कहा जाता है CRZ1। ठीक है, लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच के एरिया को CRZ1 कहा जाता है। लो टाइड लाइन से आप जब ओशन की तरफ चलते जाओगे और 12 नॉटिकल माइल्स तक पहुंच चुके हो, 12 नॉटिकल माइल्स तक, ये वाला जो एरिया होता है इसको CRZ4 कहा जाता है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक आप पहुंच चुके हो। ये जो दोनों के दोनों एरिया होते हैं, इन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। इस वाले एरिया के अंदर आप नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सॉल्ट जो है सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेचुरल गैस और सॉल्ट दोनों की एक्सट्रैक्शन यहाँ पे अलाउड होती है। जो आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है लो टाइड लाइन से, यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो। जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट आपका इस एरिया के अंदर डंप किया जाता है, इस जोन के अंदर डंप किया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हो गया CRZ1 और CRZ4। अब हमें देखना है CRZ2 और CRZ3। ठीक है, ये थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो आपकी हाई टाइड लाइन होती है, हाई टाइड लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया, हाई टाइड लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, जो कि रूरल एरिया में पड़ता है, यहाँ पे रूरल एरिया था। ठीक है, तो ऐसा जो भी एरिया होता है, इस एरिया के अंदर पहले कोई भी डेवलपमेंट अलाउड नहीं होती थी। हम कहते थे कि इस एरिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद इस क्राइटेरिया को चेंज किया गया और ये कहा गया कि इस एरिया के अंदर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। कैसे क्लासिफिकेशन होनी चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ पीपल लिविंग हेयर, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल लिविंग ऑन दिस एरिया। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो 2161 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर से कम है। ठीक है, 2000 से कम लोग, 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम 200 नॉटिकल माइल नहीं लेते, हम 50 मीटर का एरिया ले लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 50 मीटर। तो ये जो 50 मीटर का एरिया है, सिर्फ इस वाले एरिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। अप टू 40 मीटर्स नो डेवलपमेंट। और अगर कहीं पे जो लोग रह रहे हैं वो 2161 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर से कम लोग रह रहे हैं, तो वहां पे 200 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ये नॉटिकल माइल नहीं है, ये भी 200 मीटर ही होगा फिर। ठीक है, नॉटिकल माइल नहीं, इसको 200 मीटर ही रखो। तो रूरल एरिया में क्या होगा? रूरल एरिया में हम देखेंगे कि कितने लोग रह रहे हैं। अगर 2161 से ज्यादा रह रहे हैं तो 50 मीटर तक कोई डेवलपमेंट नहीं, और अगर 2161 से कम रह रहे हैं तो 200 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं की जाएगी। ये हो गया रूरल एरिया के अंदर। अर्बन एरिया के अंदर क्या किया जाता है? अच्छा, ये जो है इसको कहा जाता है CRZ3 रूल्स, CRZ3 रूरल। अर्बन एरिया के लिए क्या कहा गया कि अर्बन एरिया को CRZ2 में रखा जाएगा, और यहां पे ये देखा जाएगा कि जो आपकी शोर लाइन है, जो आपके शोर है, मतलब जहां पे आपका पानी नॉर्मली गिरता रहता है, जो आपकी शोर लाइन है, उस शोर लाइन पे कितने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कितने लोग, कितने मकान बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक एरिया ऐसा है जो कि बिल्कुल शोर लाइन तक डेवलप्ड है, अर्बन एरिया में ढेर सारे मकान बने होते हैं, रूरल एरिया में तो यहाँ पे मकान नहीं होते, तो इसीलिए रूरल एरिया में जनता को लिया, अर्बन एरिया में मकान वगैरह लिए। तो क्या कहते हैं कि अगर अर्बन एरिया में शोर लाइन तक डेवलपमेंट है, प्लस यहाँ पे अपनी एक म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ पे अपनी म्यूनिसिपैलिटी है,
जो कि रोड प्रोवाइड करती है, जो कि वाटर प्रोवाइड करती है लोगों को, जो कि सीवरेज प्रोवाइड करती है, मतलब सीवर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो वहां पे क्या किया गया, वहां पे ये बोला गया कि जैसे स्ट्रक्चर खड़े हैं वैसे स्ट्रक्चर को हम परमिट कर देंगे। ठीक है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स वगैरह होता है वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर को परमिट कर दिया गया है। ये आपके CRZ 2 है। ठीक है, एक बार आप नोट से देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। CRZ 1 और CRZ 4 क्या है। CRZ 1 कहता है कि आपकी हाई टाइड लाइन से लो टाइड लाइन के बीच का जो एरिया है वहां पे नेचुरल गैस और सॉल्ट की एक्सट्रैक्शन कर लो। CRZ 4 कहता है कि आपकी लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वहां पे आप फिशिंग कर लो। ठीक है, वहां पे आप सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर दो। फिर उसके बाद जो आपकी कोस्टल लाइन है, उस लाइन में रूरल एरिया में अगर वो लाई करती है, तो देखो कि रूरल एरिया की पॉपुलेशन क्या है। अगर 2161 लोगों से कम लोग रहते हैं तो 200 मीटर तक आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और अगर 2161 से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो 50 मीटर तक कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ज्यादा लोग रह रहे हैं तो बेसिकली क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है तो इसका मतलब क्या है, दैट दे रिक्वायर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। हो सकता है उन्हें ज्यादा मकान बनाने की कोशिश जरूरत पड़े, तो इसीलिए 50 मीटर तक नो डेवलपमेंट है, उसके आगे तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह करते रहो। ठीक है, और अर्बन एरिया में शोर लाइन तक आप देखो कि अगर किसी एरिया में शोर लाइन तक डेवलपमेंट हो रखी है प्लस म्यूनिसिपैलिटी है तो वहां पे जो भी स्ट्रक्चर अभी खड़े हैं उनको परमिट कर दो। ठीक है, अब नोट्स में देखें अगर हम CRZ 1 और 4। CRZ 1 कहता है कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है और लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में लाई करता है, जहां पे आप नेचुरल गैस और सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। CRZ 4 क्या है, ये आपके लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, जहां पे आप फिशिंग कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट को डंप कर सकते हो। CRZ 3 क्या है, ऐसा रूरल एरिया जहां पे अगर पॉपुलेशन 2161 से कम है तो 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन रहेगा, 2161 से ज्यादा है तो 50 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन रहेगा। ठीक है, फ्रॉम हाई टाइड लाइन। पहले क्या होता था, पहले 200 मीटर तक ही नो डेवलपमेंट जोन बना दिया था, इसको अब खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह अब ये आ चुका है। और अर्बन एरिया में क्या है, अर्बन एरिया का बस रट लो कि जहां पे भी डेवलपमेंट हो रखी है प्लस म्यूनिसिपैलिटी है वहां पे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके CRZ के रूल्स हैं। ऐसे बना के देखना चाहो तो ऐसे बना लो, अदरवाइज इसी से काम चल जाएगा। NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, आपके 2010 के अंदर बना था NGT एक्ट से, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। NGT ये एक ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब यहाँ पे कुछ जुडिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ आपके एक्सपर्ट होंगे। ट्राइब्यूनल्स ज्यादातर आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपके IPC, इन सब को फॉलो नहीं करते। ट्राइब्यूनल किसको फॉलो करते हैं, ट्राइब्यूनल फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को, कि हर एक इंसान को सुनवाई मिलनी चाहिए। ठीक है, जिसके खिलाफ केस है वो खुद के केस में जज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके वो होते हैं प्रिंसिपल्स, उनको फॉलो करके ये काम किया जाता है। जो आपके ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ज्यादातर ट्राइब्यूनल्स आप देखेंगे उनको सिविल कोर्ट की पावर दी जाती है। सिविल कोर्ट की कैसी पावर, ये चाहे तो किसी भी इंसान को समन कर सकते हैं कि मेरे सामने पेश हो, और ये चाहे तो उससे एविडेंस सबमिट करने को, डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कह सकते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट की पावर होती है इनके पास। किसी भी इंसान को ये विटनेस बनने को कह सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको अलाउ कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर रहे, कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके ट्राइब्यूनल के काम होते हैं। तो NGT भी ऐसा ही है, PNJ पे काम करेगा, सिविल कोर्ट होता है। चेयरपर्सन इसका एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, मेंबर्स एक्सपर्ट और जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। NGT हर एक एनवायरमेंट से जुड़े हुए एक्ट के ऊपर सुनवाई कर सकता है, सिवाय दो एक्ट के। दो एक्ट क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 27 को उल्टा कर दो 72, तो इन दोनों एक्ट के ऊपर NGT की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये देख ही चुके हैं, इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था। बेसिकली हम $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना चाहते हैं 2030 तक इन सोलर एनर्जी के अंदर। ठीक है, बाकी आपके काम का नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बॉन चैलेंज देख चुके हैं। ठीक है, 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, इंडिया का 5 मिलियन हेक्टेयर का इंडिया का पुराना टारगेट था, अब ये 26 मिलियन हेक्टेयर का, 5 से इंडिया ने अपग्रेड करके 26 कर दिया है। फिर आ जाते हैं हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट के ऊपर।
बायोडाइवर्सिटी एक्ट में ये एक्ट बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया गया। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर 3 अथॉरिटी बनाई जाती है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। नेशनल लेवल पे बनती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और लोकल लेवल पे लोकल मैनेजमेंट कमिटीज। जो लोकल मैनेजमेंट कमेटी होती हैं ये अपने लोकल एरिया की बायोडाइवर्सिटी का एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं जिसका नाम होता है लोकल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, LBR। अगर किसी भी इंसान को, देखिए यूएनसीबीडी का प्रिंसिपल क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, उसका सस्टेनेबल यूज करो, उससे जो बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट को फेयर एंड इक्विटेबली शेयर करो। यानी कि बायोडाइवर्सिटी को हमें पड़े नहीं रखना है, बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल भी करना है, लेकिन इस्तेमाल सस्टेनेबल होना चाहिए और बेनिफिट इक्वली शेयर होना चाहिए। उसी को इंप्लीमेंट करती है लोकल मैनेजमेंट काउंसिल। कैसे कि अगर किसी भी इंसान को लोकल एरिया की बायोडाइवर्सिटी को यूज करना है तो वो LMC को उस बायोडाइवर्सिटी को यूज करने के पैसे देती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल करने के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये 3 अथॉरिटीज बनाता है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये याद रखना है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किस एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिक्लेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये वो एरिया जहां पे आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसको क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कह देते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये आपके प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर बना है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के अंदर बना है, हेडक्वार्टर वल्लभगढ़ के अंदर है इसका। ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव क्या होता है, देखो कोस्टल रेगुलेशन जोन आपने पढ़ ली। कोस्टल रेगुलेशन जोन में हम क्या चाहते हैं, हम कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कोस्टल एरिया के अंदर हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया के आसपास का जो एरिया होता है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे बीच है, गोवा जाते हैं, गो करना जाते हैं, मुंबई जाते हैं, जो ये बीचेस हैं इन बीचेस के ऊपर हमारा टूरिज्म आता है, बहुत ज्यादा उससे हमारी कमाई होती है। तो ये जो टूरिज्म है हम चाहते हैं कि इन बीचेस के ऊपर टूरिज्म और भी ज्यादा इंक्रीज हो। टूरिज्म कब आएगा? जब इन बीचेस के ऊपर फैसिलिटी हमें मिलने लग जाए। फैसिलिटी कैसी? यहाँ पे आपके टॉयलेट्स होने चाहिए, यहाँ पे आपकी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्लस क्लीनलीनेस होनी चाहिए। तो एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव। ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव में क्या होता है, ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव के अंदर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, ये चेक करती है कि ऐसे कौन कौन से बीचेस हैं जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट की फैसिलिटी है। बेसिकली ऐसे कौन कौन से बीचेस हैं जहां पे अगर टूरिस्ट जाएगा तो टूरिस्ट को ज्यादा दिक्कतें नहीं फेस करनी होंगी। तो FEE ऐसे बीचेस को आइडेंटिफाई करके एक सर्टिफिकेट देता है जिसका नाम होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? मान लीजिए एक साइट बनी हुई है, उस साइट पे सभी ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस की लिस्ट दी हुई है। तो अब अगर आपको कभी किसी बीच में जाना है तो आप देखेंगे कि किस बीच को सर्टिफिकेट मिला है, आप उस बीच को आइडेंटिफाई करेंगे और आप निश्चिंत हो जाएंगे कि यहाँ पे आपको टॉयलेट, पानी और लाइटिंग इस जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो आप यहाँ पे जाना पसंद करेंगे। तो इससे इस एरिया का जो टूरिज्म है वो टूरिज्म इंप्रूव होगा। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसका इनिशिएटिव है? FEE का इनिशिएटिव है। और इस ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव के अंदर इंडिया चाहता है कि उसके ढेर सारे बीचेस को सर्टिफिकेट मिले। उसके लिए इंडिया चला रहा है निर्मल तट अभियान, निर्मल तट अभियान, जिसके अंदर हम जनता को इन्वॉल्व करके मास क्लीनिंग अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके लिए दिया जाता है और कौन देता है, ये आपको याद रखना है। तो भले ही कोस्टल रेगुलेशन जोन नो डेवलपमेंट जोन बना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नो डेवलपमेंट जोन के अंदर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स अलाउड है। टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसे कि आपकी शैक्स होती हैं, शैक्स टेम्पररी स्ट्रक्चर है, थोड़ी देर के लिए वहां पे एक वो बेड सा डाल देंगे, ऊपर छाता गाड़ देंगे, ये आपका शैक बन गया, यहाँ पे बैठे रहो, खाते रहो। रात होती है, जैसी इवनिंग का टाइम होता है, आप गोवा में अगर कभी जाएंगे तो इवनिंग का टाइम होता है, तो वो ये छाते उखाड़ के ले जाते हैं, ये जो आपकी वो बनी होती है जिसपे लेटते हैं उसको उठा के ले जाते हैं। तो ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है। टेम्पररी आपके वहां पे पोर्ट अ पॉटी, पोर्ट अ पॉटी क्या होता है? टेम्पररी
टॉयलेट्स होती हैं जिनको चला के एक जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं, यहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह करते रहो, जब इसको ले जाना है यहाँ से ले जाओ, वहाँ पे क्लीन कर लो। ठीक है, तो पोर्टा पॉटी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स अलाउड है। ब्लू फ्लैग बीचेस, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्यूज के अंदर क्यों था, क्योंकि इंडिया के 2 और बीचेस हैं जिनको अभी हमने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के अंदर ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है। कौन कौन से बीच हैं आपका, मिनिकॉय, मिनिकॉय थुंडी, मिनिकॉय थुंडी और कदमत, इन 2 बीच को आपको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। देखिए, मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच, दोनों के दोनों लक्षद्वीप के अंदर है। ठीक है, कौन दे रहा है, FEE देता है ये सर्टिफिकेट, डेनमार्क बेस्ड है ये। अबिजान ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है। जो कूलिंग सेक्टर होता है, कूलिंग सेक्टर की एनर्जी डिमांड बहुत हाई होती है। एनर्जी डिमांड क्यों हाई है, क्योंकि इसको लगातार AC चलता रहेगा, ये रेफ्रिजरेटेड रहेगा, तो ढेर सारी ये एनर्जी कंज्यूम करता है। इंडिया चाहता है कि इंडिया का कूलिंग सेक्टर जो है, कूलिंग सेक्टर एनर्जी एफिशिएंट हो जाए, तो उसके लिए हमने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाया है। इसके अंदर हम चाहते हैं कि इंडिया के कूलिंग सेक्टर की जो एनर्जी डिमांड है वो रिड्यूस हो जाए 20 to 25% से। यानी कि अगर हम 100 यूनिट आज इंडिया का कूलिंग सेक्टर यूटिलाइज करता है, तो हम 75 से 80% पे इसको लेके जाना चाहते हैं। इंडिया की जो रेफ्रिजरेंट डिमांड है उसको भी हम 25 से 30% रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, हम रिसर्च प्रमोट करना चाहते हैं कूलिंग और रिलेटेड एरिया के अंदर कि हम किस तरह और भी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स बना सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्नीशियंस है, कई बार क्या होता है, आपके बड़े बड़े कमर्शियल प्लांट्स हैं, कमर्शियल प्लांट्स की कूलिंग वो है फैसिलिटी जहां पे आप हाफ एन आवर के अंदर कूल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मशीन ये यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, वो मशीनरी सही से काम नहीं कर रही। सही से काम ना करने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनएफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती है। इन एफिशिएंसीज को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, बाय ट्रेनिंग टेक्नीशियंस, ताकि ये जो टेक्नीशियंस हैं, ये टेक्नीशियंस जाके इनको ठीक कर दें और ये अच्छे से काम करने लग जाए। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, लगभग 1 लाख सर्विस सेक्टर टेक्नीशियंस को सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 2022-23 तक, ताकि वो कूलिंग सेक्टर के अंदर अच्छे से काम कर सकें। एक ये याद रख लीजिए, इंडिया के स्टेशंस, इंडिया के आर्कटिक में हिमाद्री और इंडाक स्टेशन है। ये बेसिकली क्या कहता है, आर्कटिक में इंडिया की तरफ से ये स्टेशन बनाए हुए हैं जो कि रिसर्च का काम करते हैं वहां पे। ठीक है, और एंटार्क्टिक के अंदर दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। जब टाइम मिले तो एक बार इसको गूगल जरूर कर लीजिएगा, गूगल करके इनकी लोकेशन जरूर देखना कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इंडाक जो है ये पूरी तरह से ओशन के नीचे है, पूरी तरह से सबमर्ज्ड है ये। वाइल्ड फायर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आर्कटिक काउंसिल हम कर चुके हैं ऑलरेडी।